हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। पेपर में इनमें से जरूर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखो, इसी में हमारा एक क्वेश्चन है, भौमिक समय सारणी क्या होता है? कौन से महाकल्प सरीसृप का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीसोजोइक कल्प जो होता है ये सरीसृप वर्ग का है। सरीसृप का मतलब जहाँ पे थे डायनासोर। देखिए, सरीसृप काल में क्या थे? डायनासोर, उड़ने वाले डायनासोर। अगर आप लोगों ने डायनासोर नहीं देखे हैं तो इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जहाँ पे हमने जनेश्वर मिश्र पार्क करके नाम दे रखा है। जनेश्वर मिश्र पार्क में क्या हुआ, उसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी के आवरण बनने, जहाँ से पृथ्वी की शुरुआत, हम कहते हैं प्राचीन शुरुआत में पृथ्वी एक आग का दहकता हुआ गोला था। फिर इस पे जो है बहुत सारे उल्का पिंड टकराए, खंड खंड हो गया। इन्हीं में से सूर्य बना, इन्हीं से बहुत सारे ग्रह बने और इन्हीं से पृथ्वी बनी हुई है। फिर कई लाखों अरबों करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी आग से दहकती रही। उसके बाद इसमें गैसों का संयोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हुआ, भाप बनी, भाप के बाद धीरे धीरे बारिश हुई, बारिश से पृथ्वी ठंडी हुई और फिर इसमें आज सागर महासागर बने, फिर आदि जीव बने, क्वेसरवेट्स और प्लाज्मेट बने। यही तो मैंने अभी बताया था, ओपेरिन मॉडल में यही तो था। 8 चरण थे। कौन कौन से थे? पहला परमाणु बना, दूसरा अणु और अकार्बनिक यौगिक, और तीसरे स्टेप में कार्बनिक यौगिक, और चौथे स्टेप में प्लाज्मिड और क्वेसरवेट्स बने। प्लाज्मिड्स और कोलाइड्स और क्वेसरवेट्स बने। 5वें चरण में कौन बने? विषाणु बने और जीन्स बने। 6ठे चरण में पूर्व केंद्र की कोशिकाएं बनी। लेकिन जब कोशिका बनी तो उससे 7वें चरण में पोषण की आवश्यकता हुई। तो जब पोषण की आवश्यकता हुई तो पोषण की आवश्यकता होने के बाद में 8वें जब पोषण मिला तो पोषण के बाद क्या बनता है? सुकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण हुआ। किसका निर्माण होता है? सुकेंद्र की कोशिकाओं का निर्माण होता है। और उन्हीं सुकेंद्र की कोशिकाओं के बाद धीरे धीरे हमारे जो सुकेंद्रीय कोशिकाओं के बाद में फिर सब क्या बनते हैं? अनेक जीव बनते हैं। ये सब हम बात कर रहे थे किसकी? और उसी यानी उस समय से लेकर के, पृथ्वी के आवरण से लेकर के पृथ्वी के इतिहास की संपूर्ण जानकारी को ही हम भौमिक समय सारणी कहा करते हैं। प्रश्न आएगा, कौन सा महाकल्प सरीसृप होता है? तो मीसोजोइक महाकल्प क्या कहलाता है? सरीसृप कहलाता है। और उस समय केवल डायनासोर का राज था। बताते हैं कि उस समय पृथ्वी पर क्या होता है कि उस समय बहुत सारे डायनासोर थे, बहुत सारे उड़ने वाले डायनासोर थे और पृथ्वी पर रेंगने वाले डायनासोर थे, हर प्रकार के डायनासोर थे। लेकिन तब तक क्या होता है कि अचानक कोई उल्का पिंड गिरता है, और उल्का पिंड गिरने से क्या होता है कि जंगलों में आग लग जाती, डायनासोर भागते, लेकिन आग में किसका बस चलता है? और ऐसी अवस्था में क्या होता है, ये सब डायनासोर जल करके राख हो जाते हैं। ये डायनासोर का युग मीसोजोइक कौन सा कल्प कहलाता है? मीसोजोइक कल्प जो था वो डायनासोर का कल्प कहलाता था। इस टाइप के डायनासोर हुआ करते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारे पास है हार्डी वेनबर्ग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्डी वेनबर्ग, इनका फार्मूला याद रखिएगा। इनका फार्मूला था ये नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन्होंने इसी को दर्शाया था हार्डी वेनबर्ग में पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर के रूप में होती है इनकी पुनरावृत्ति। ठीक है, तो इन्होंने बताया था हार्डी वेनबर्ग के अनुसार एक बड़ी बेतरतीब ढंग से संभोग करने वाली आबादी आनुवंशिक विभिन्नताएं स्थिर रहती हैं। यानी जब कोई बेहतर ढंग से संभोग करने वाली आबादी होती है तो उसमें आनुवंशिक विभिन्नताएं नहीं बदलती हैं। बेहतर ढंग से संभोग का मतलब होता है कि केवल सामाजिक ढंग अपनाया जाए, केवल पति पत्नी ही संभोग करें, इधर उधर कोई भी ना जाए। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, जो बच्चों का जन्म होगा वो बिल्कुल बेहतर होगा। जो जीव जंतु हैं इनमें भी, जैसे अब आज क्या हो रहा है कि आज कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान में क्या होता है कि गाय भैंस जो देसी थे वो देसी नहीं रह गए, वो वहाँ पे नस्ली गाय भैंस का जन्म हो गया। तो ये क्या हुआ कि बेहतर ढंग से संभोग नहीं किया गया। तो जब किसी प्रजाति में बेहतर ढंग से संभोग किया जाता है तो ऐसी अवस्था में आनुवंशिक विविधता नहीं बदलती, क्रम वैसे चलता रहता है। एलील और जीनोटाइप की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। पता चलता है, आप जाकर के शादी रूस से करके लाए, रशियन लेकर के आए, तो बच्चे का जन्म कैसा होगा वो अलग होगा इंडिया से। आप अमेरिका से शादी करके लाए तो बच्चे का जन्म कैसा होगा वो अंग्रेजों जैसा होगा। बदल गई प्रजाति। तो इसमें अगर बेहतर ढंग से संभोग किया जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी आनुवंशिक विविधताएं स्थिर रहती हैं और आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। अगर उत्परिवर्तन
प्रवास या प्राकृतिक चयन जैसी कोई गड़बड़ी ना हो। पता चले उत्परिवर्तन हो गया, अचानक बच्चे में उत्परिवर्तन हुआ, उसका होंठ कट गया, तो ऐसा कोई परिवर्तन या कोई परिवर्तन हुआ, बच्चा भीमकाय हो गया हार्मोन श्रावण से, तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, आबादी स्थिर बनी रहती है, आबादी आनुवंशिक संतुलन में रहती है। हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत बताता है कि यादृच्छिक संभोग की एक पीढ़ी के बाद जीनोटाइप आवृत्तियों का एक सीरीज चलता है, पी स्क्वायर प्लस 2pq और क्यू स्क्वायर के रूप में चलता है। प्लस वन लगाना, कामा लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये था हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा इसको, ठीक है। जैसे हार्डी-वेनबर्ग था हमारा, और ऐसे ही एक शुरुआती क्वेश्चन हमारे पास है हार्डी-वेनबर्ग के बाद। ये दोनों क्वेश्चन इनमें से एक जरूर आ सकता है पेपर में, इसको बेहतर तैयार करिएगा। कहाँ गया, एक शुरुआत में क्वेश्चन है, कहाँ गया, है कि नहीं है, नहीं इसमें नहीं है, किसी दूसरे क्वेश्चन में होगा। एक और उसका रूल था, अच्छा वो तो चरघातांकी वृद्धि वगैरह तो हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए भी हैं आपको, और उनको देख लीजिएगा, ठीक है। चरघातांकी वृद्धि था, चरघातांकी मतलब जब संसाधन असीमित होंगे तो बहुत तेज वृद्धि होगी, इसी को चरघातांकी कहते हैं। लेकिन उसी के और दूसरा था संभार तंत्र। संभार तंत्र में क्या होगा, जब संसाधन सीमित हो जाएंगे तो वृद्धि एक अवस्था पर रुक जाएगी, इसी को हम संभार तंत्र कहते हैं, ठीक है। इसको यश से आकार से दर्शाते हैं, चरघातांकी को किसे जे के आकार से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई बात नहीं, हार्डी-वेनबर्ग हो गया। अनुकूलनीय विकिरण, अनुकूलनीय विकिरण अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि एक स्थान पर विशेष भौगोलिक भाग में किसी एक अनुकूलनीय विकिरण क्या होता है कि अचानक विभिन्न जातियों में कोई विकिरण हो जाए तो उसको अनुकूलनीय विकिरण कहते हैं। एक स्थान पर भौगोलिक भूभाग में विभिन्न जातियों के विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भूदर्शिक भौगोलिक भागों तक फैल जाने को अनुकूलनीय विकिरण कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल यानी शिशुदानी प्राणी और पक्षी डार्विन फ्रिंच की चोंच परिस्थिति के अनुसार विभिन्न विभिन्न रूपों में परिवर्तित होना। क्या होता है कि आप लोग बात करें एक स्थान पर क्या लिखेंगे, जैसे अमेरिकन गाय अलग रूप होता है, हमारे यहाँ की गाय अलग रूप होता है, लेकिन वहाँ पे पूरे क्षेत्र में ऐसी गाय पाई जाएगी। तो किसी भी विशेष भौगोलिक भूभाग में एक जीव का समान रूप धारण करना, वही जीव दूसरे भूभाग में परिवर्तन परिवेश के अनुसार उसका आकार बदल जाना ही क्या कहलाता है, अनुकूलनीय विकिरण कहलाता है। डार्विन फिंच, यहाँ पे क्या होता है, डार्विन ने जो था एक फिंच नामक पक्षी पर प्रयोग किया। ऑस्ट्रेलिया का पक्षी था, तो उन्होंने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने कई राज्यों में घूमे ऑस्ट्रेलिया के, तो एक राज्य में उस पक्षी की चोंच जो थी बहुत भारी थी, दूसरे राज्य में डार्विन फिंच कैसी थी देखो आपको दिखाते हैं, और दूसरे राज्य में वही चोंच जो थी चपटी हो गई, तीसरे राज्य में उसी चोंच में बहुत नुकीली हो गई। तो ये सब क्या था, पर समय के अनुसार वातावरण के अनुसार में लगातार परिवर्तन होता रहा, तो इसी को अनुकूलनीय विकिरण कहा जाता है, डार्विन फिंच। देखिए क्या होता है डार्विन फिंच, आपको हम थोड़ा दिखाते हैं। ये थी डार्विन फिंच, तो एक स्थान, इसकी चोंच जो थी समय के अनुसार लगातार बदलती गई, और इसी को इन्होंने अनुकूलनीय विकिरण कहा। जैसे ये थी, ये हमारी डार्विन फिंच थी, इसी के बारे में छोटी चिड़िया थी, और इस पर इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो उन्होंने देखा, देखिए जरा, ये क्या था कि डार्विन फिंच जो थी ये ऑस्ट्रेलिया की चिड़िया थी, और इसे इन्होंने कई स्थानों पर परीक्षण किया, तो हर जगह पर इन्होंने अलग अलग रूप पाया। स्मॉल ट्री फिंच जो थी उसकी चोंच बहुत छोटी थी, लार्ज ट्री फिंच चोंच इस टाइप की थी, उसके बाद में जो लार्ज ग्राउंड फिंच थी उसकी चोंच ऐसी थी, और ये कैक्टस फिंच थी उसकी चोंच बहुत ही नुकीली थी, इसके बाद में वार्बल फिंच थी उसकी चोंच और महीन थी, पतली, ठीक है। तो ये कैसी थी, ये लार्ज ट्री फिंच थी, कैसी मोटी चोंच थी इसकी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो समय के अनुसार लगातार मार्सुपियल प्राणी भी होते हैं, मार्सुपियल का मतलब शिशुधानी वाले जो ऑस्ट्रेलियाई वो कंगारू होते हैं, तो उनकी जो शिशुधानी होती है गर्भाशय झिल्ली, शिशुधानी क्या होती है, गर्भाशय झिल्ली होती है, देखो मार्सुपियल। मार्सुपियल क्या होता है देखो आपको बताते हैं, एक कंगारू में पाई जाती है। कंगारू में क्या होता है कि इनके अंदर एक शिशुधानी होती है, ये हर प्रकार के हर क्षेत्रों में अलग अलग पाई गई। ऑस्ट्रेलियाई जीव है, तो हर क्षेत्र में ये शिशुधानी जो थी अलग अलग रूप में पाई गई, तो इसी को इन्होंने मार्सुपियल शिशुधानी कहा गया है। ये देखिएगा जरा आप इसको,
इसको देखिएगा, ये एक छोटी सी ऐसी झिल्ली होती है जहाँ पे जब ये कष्ट देखता है तो अपने जीव को जो है उसके अंदर बच्चे को उसके अंदर ही पालन करता है, तो ये मार्सुपियल शिशुधानी कहलाती है। तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर इसको अलग अलग पाया, तो यही इन्होंने बताया कि विभिन्न जो क्षेत्र होते हैं अनुकूलनी विकिरण के अनुसार क्या होता है कि जीव जो होते हैं विभिन्न परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलते रहते हैं। एक स्थान पर विशेष भौगोलिक भाग में विभिन्न जातियों की विकास की क्रिया एक स्थल से आरंभ होकर अन्य भूभाग तक फैल जाने को अनुकूलनी विकिरण कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया मार्सुपियल शिशुधानी और पक्षी डार्बी भेज की चोंच। अवशेषी अंग तो आप जानते भी हैं, जीवों के शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो संरचना, जिनकी जो ऐसे अंग या संरचनाएं जिन्हें अब जरूरत नहीं होती लेकिन कभी इनकी आवश्यकता होती रही थी, वो सब अवशेषी अंग कहलाते हैं। ठीक है, ये अंग पहले सक्रिय थे लेकिन वातावरण में बदलाव के कारण अब इनका कोई उपयोग नहीं रह गया, तो इन्हीं को हम अवशेषी अंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने एग्जाम्पल भी दिए थे। अपेंडिक्स हमारे हाथ में पाई जाती है। अपेंडिक्स कहाँ होती है? एक छोटी सी कैसी, एक उंगली के बराबर 9 सेंटीमीटर लंबी जो होती है अपेंडिक्स होती है, क्रमरूप परिशेषिका होती है। अपेंडिक्स जो होती है क्रमरूप परिशेषिका, ये 9 सेंटीमीटर लंबी होती है। कभी कभी कहते हैं हाथ में सूजन आ गई, तो यही सूज जाती, वायरस संक्रमण से हाथ सूज जाती है और फिर डॉक्टर लोग इसको काट के अलग कर देते हैं। ये हमारी अपेंडिक्स कहलाती है। देखिए जरा, आप इसको समझ सकते हैं। कहाँ से? हम आहार नाल से आपको दिखाते हैं जो बेहतर समझ में आ जाए। ये होती है, जैसे ये हमारी आहार नाल है और आहार नाल के पास में, जैसे ये आहार नाल है, आहार नाल के बाद फिर क्या चलेगा? छोटी आंत चलेगी, ये बड़ी आंत है। ठीक है, बड़ी आंत से कनेक्शन किसका होता है? ये छोटी आंत, यहाँ अंदर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है, ये 1.5 मीटर लंबी फिर गुदा द्वार से खुलती है। तो इसी के पास भी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर तक लंबी एक मोटी अंधनाल होती है, बिल्कुल बंद होती है, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। और ये जानवरों में जो मांसाहारी जो क्या नाम शाकाहारी जीव होते हैं, गाय भैंस बकरी, इनमें बिल्कुल ही सक्रिय होती है। और ये क्या करती है? ये किसका पोषण करती है? सेलुलोज का पाचन करती है। हमें सेलुलोज की आवश्यकता नहीं, सेलुलोज घास में पाया जाता है, हम लोग घास खाते नहीं है। तो ऐसी अवस्था में हमारे अंदर ये अवशेषी अंग बन गई। शायद कभी हमारे जैसे हमारे लोग पूर्वज रहे होंगे जो घास खाते होंगे। ठीक है, तो यही अपेंडिक्स होती है, क्रमरूप परिशेषिका। आज इसका उपयोग नहीं है। इसी तरीके से क्या होता है? अक्लदाड़ होती है। अक्लदाड़ होती है, अक्लदाड़ का पाया जाना, आँख की कंजक्टाइवा हो गई, पूंछ के सिर का हो गई, ज्ञान दांत हो गया, कॉक्सिक्स हो गई। कॉक्सिक्स होता है पूंछ, पूंछ कभी कभी बच्चों में छोटी सी कॉक्सिक्स निकल आती, पूंछ निकल आती है। बाहरी कान, कान पल्लव, इनका कोई उपयोग नहीं है। शायद कभी इनका उपयोग रहा होगा, आज ये सुकर गए। ठीक है, पुरुष निप्पल होते हैं, तो इनके निप्पल का कोई काम नहीं है, लेकिन आज जो है वो कभी न कहीं इनका उपयोग रहा होगा, तो आज भी वो पाए जाते हैं। ठीक है, आँख कान में अर्धचंद्रा है। तो ये सब क्या होते हैं? ये अवशेषी अंग होते हैं। आप लोग बेहतर तैयारी करते रहिएगा। अभी हम आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। आज के लिए जो है जय हिंद।